हेलो दोस्तों, मैं बलराम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 10th में सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी इतिहास जो है उसी का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देखिए दोस्तों, आप याद रखिएगा मेरा वीडियो आप अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए दोस्तों, पहला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद है क्या दोस्तों? तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद दो शब्द से मिलकर बना है। राष्ट्र का अर्थ होता है देश और वाद का अर्थ होता है विचार और सिद्धांत, यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की बात बनती है। अब कैसे बनती है? तो जब यूरोप का राजा नेपोलियन बोनापार्ट था दोस्तों, तो उसने क्या किया था कि जब इटली और जर्मनी को जीता 1806 ईस्वी में, तो जो इटली और जर्मनी 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उसे उसने 39 राइन राज्य में विभक्त कर दिया। देखते ही देखते उसने क्या किया, वहाँ के जनता में जो है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कर दिया और सबको एकता के सूत्र में बांध दिया। कोई भी चीज़ का दो पक्ष होता है दोस्तों, तो राष्ट्रवाद के भी दो पक्ष हैं, पहला लाभकारी और दूसरा विनाशकारी। लाभकारी पक्ष का उदाहरण है दोस्तों भारत और अमेरिका, जो कि 100 वर्षों तक जो है अंग्रेज़ों के अधीन रहा। जब उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी तो उन्होंने अंग्रेज़ों को जो है 7 समुंदर पार मार के भगा दिया। और दूसरा है विनाशकारी। विनाशकारी पक्ष का उदाहरण है जर्मनी का चांसलर कौन था? हिटलर। हिटलर के मन में जब अति राष्ट्रवाद की भावना जगी तो उसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, जिसमें जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, मेजनी कौन था? तो मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। वह एक योग्य सेनापति भी था। वह इटली से विदेशी प्रभाव को हटाना चाहता था। इसके लिए उसने यंग यूरोप और यंग इटली नामक संस्था का भी गठन किया। यानी मेजनी के अंदर अपने देश के प्रति जो प्रेम था वह कूट कूट कर भरा हुआ था। वह एक राष्ट्रवादी नेता था। वह लोकतांत्रिक गणतांत्रिक विचारों का भी समर्थक था। उसने विदेशी प्रभाव हटाने के लिए अपने देश में दो संस्थाओं का भी गठन किया, एक यंग यूरोप और एक यंग इटली। यंग यूरोप का गठन 1834 ईस्वी में किया था और यंग इटली का स्थापना जो उसने 1831 ईस्वी में किया। लेकिन वह बार बार असफल होता रहा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब भी असफल होता था तो वह अपने देश छोड़कर दूसरा देश भाग जाता था, लेकिन वह हार नहीं मानता था। अब देखिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। पहला, देशी राजाओं का आपसी स्वार्थ। तो देशी राजाओं का आपसी स्वार्थ कैसे था दोस्तों? तो जर्मनी जो था वह 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। जब पुनः ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख बना था तो उसने क्या किया था कि उसको 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। 300 छोटा छोटा टुकड़ा है तो 300 राजा होगा, तो इसीलिए मैंने बोला दोस्तों कि देशी राजाओं का आपसी स्वार्थ। दूसरा है जर्मनी का 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था दोस्तों वह खुद ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख था। उसका कहना था शासन करो परंतु परिवर्तन नहीं लाओ। और देखिए दोस्तों, वहाँ की जनता में भी जो था, जर्मनी की जनता में एकता का अभाव था, यानी कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी नहीं थी और वह एक दूसरे से मिलजुल कर भी नहीं रहते थे। चौथा प्रश्न है आपका दोस्तों, मेटरनिख युग क्या है? तो जब कोई राजा बनता है तो जब से उसने राजपाट संभाला और जब तक राज्य किया उसके बीच का जो युग है दोस्तों उसे ही उस राजा का युग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब 1815 में वियना सम्मेलन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख बना और उसने 1848 तक वहाँ पर राज्य किया। तो इसी के मध्य के युग को जो है मेटरनिख युग कहते हैं। वह एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। उसका कहना था
शासन करो परंतु परिवर्तन नहीं लाओ। वह राजा के दैविक सिद्धांतों को भी मानता था। इसके लिए उसने जो है कई बार जो है लोगों पर अत्याचार भी किया। अब आपका लास्ट प्रश्न है आज का दोस्तों कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। फ्रांस का राजा जो था वह लुई फिलिप था। वह एक उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने विरोधियों को भी जो था खुश रखना चाहता था, यानी प्रसन्न रखना चाहता था, अपने में मिला जुला कर रखना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया, अपने विपक्षी दल का नेता एक गीजो था, पार्टी का जो नेता गीजो था, उसी को अपना प्रधानमंत्री 1840 ईस्वी में नियुक्त कर दिया। और गीजो जो था वह कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने अपने जीवन काल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया, जिसके कारण जो फ्रांस की जनता में जो है उसके प्रति श्रद्धा की भावना नहीं थी, यानी आक्रोश भरा हुआ था। और मध्यम सत्ता पर जो अधिकार था दोस्तों वह मध्यम वर्ग का था। और 1848 आते आते दोस्तों वहाँ के लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना जगी और वह अपने देश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध का जय घोषित किया। और 1848 में लुई फिलिप को देश छोड़कर भागना पड़ा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके अगल बगल में जितने भी क्लास 10 के बच्चे होंगे सबको मेरा लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।